अस्सलाम वालेकुम। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रिवेंशन ऑफ मसल वेस्टिंग। अब इसमें दो तरह की हमने पैरालिसिस पढ़ी थी, एक थी फ्लैसिड पैरालिसिस और दूसरी थी स्पास्टिक पैरालिसिस। वन बाय वन दोनों को देख लें। फ्लैसिड पैरालिसिस क्या होती है? ऐसी पैरालिसिस विच अकर्स ड्यू टू अपर मोटर लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन इज नॉन एज फ्लैसिड पैरालिसिस। अब इसमें मसल्स जो होते हैं वो लिम्प हो जाते हैं, हाइपोटोनिक हो जाता है, कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते हैं, मसल वेस्टिंग होती है। इसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर हम उसकी ब्लड सप्लाई को ठीक कर देंगे तो हम जो हैं उनको स्टिमुलेट कर सकते हैं मसल फाइबर्स को। और ये स्टिमुलेशन कैसे देंगे? इलेक्ट्रिकल मीन से देंगे, मतलब कि बाहर से जो है इलेक्ट्रिकल करंट यूज़ करेंगे ताकि उन मसल्स को स्टिमुलेट कर सकें और वहाँ सप्लाई जो है वो इम्प्रूव कर सकें। लेकिन बहुत थोड़ी जो है वेस्टिंग इम्प्रूव होती है, लेकिन फिर भी हमने मेयर्स लेनी है ताकि मसल्स और जॉइंट स्ट्रक्चर जितना पॉसिबल हो सके उनको गुड कंडीशन में रखें और जितना नॉर्मल करीब हो सकता है वो फंक्शनिंग पे लें उनको। अब कुछ प्रिंसिपल्स हैं फॉर ट्रीटमेंट ड्यूरिंग फ्लैसिड पैरालिसिस। इसमें सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि जो अफेक्टेड मसल्स हैं उसको हमने प्रोटेक्ट करना है प्रोलॉन्ग ओवर स्ट्रेचिंग से। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? एडिकेट सपोर्ट देंगे, स्प्लिंटर्स देंगे। नॉर्मल मसल जो होते हैं वो खुद ही अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं ओवर स्ट्रेचिंग से, रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन के जरिए। लेकिन ऐसे मसल जो सफ़र कर रहे हैं फ्लैसिड पैरालिसिस से वो ऐसा नहीं कर पाते हैं और अपनी फिजियोलॉजिकल लिमिट के बियॉन्ड स्ट्रेच हो जाते हैं। या फिर उसके अलावा दूसरा फैक्टर जो उस पर एक्ट करता है वो ग्रेविटी होती है, या फिर हेल्दी जो उसका एंटोगनिस्ट मसल होता है उसका अनअपोज एक्शन भी जो है वो उनको उनकी फिजियोलॉजिकल लिमिट के बियॉन्ड जो है स्ट्रेच कर सकता है। अब हमने इसको उसकी फिजियोलॉजिकल लिमिट के बियॉन्ड स्ट्रेचिंग से प्रिवेंट करना है, तो हम कैसे उसको प्रिवेंट करेंगे? एडिकेट सपोर्ट देंगे स्प्लिंटेज के जरिए। जैसे एक लियन है वो इफेक्ट करी हमारी इंटीरियर टिबियल नर्व को, इस वजह से क्या होगा? फुट ड्रॉप हो जाएगा। उसके साथ ग्रेविटी का इफेक्ट भी आ रहा है और काफ मसल्स जो हैं उसका अनअपोज एक्शन भी आ रहा है। अब इंजरी प्रिवेंट करने के लिए हमने इंटीरियर टिबियल मसल की क्या करेंगे? हम स्प्लिंट या टो स्प्रिंग जो है वो पर्सन को पहना देंगे। कब तक पहनने का? जब तक उसकी पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं हो जाती कि उसके मसल बैलेंस जो है वो रिस्टोर हो जाए। नेक्स्ट प्रिंसिपल एक सर्कुलेशन जो है एरिया की हमने मेंटेन रखनी है ताकि एडिकेट न्यूट्रिशन मिलती रहे पैरालाइज मसल को। कैसे मेंटेन करेंगे? एक्टिव एक्सरसाइज करवाएंगे दूसरे नॉर्मल मसल की जो इस एरिया में कंट्रास्ट पास जो है वो यूज़ करेंगे। अब क्या होता है? पैरालिसिस की वजह से कोल्डनेस हो जाती है, वो एरिया ब्लू हो जाता है और ये इंडिकेट करता है वहाँ सर्कुलेशन जो है पुअर है। अब आर्टेरियल ब्लड फ्लो जो है वो जब हम एक्टिव वर्क करते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन न्यूट्रिशन जो है वो ज़्यादा हो जाता है और रिपेयर में हेल्प करता है। तो हमने क्या करना है? उस एरिया के जो नॉर्मल मसल्स हैं उनको एक्टिवली वर्क करवाना है ताकि उस एरिया पे जो है हमें आर्टेरियल ब्लड फ्लो ज़्यादा हो और वहाँ न्यूट्रिशन ज़्यादा मिले। उसके साथ साथ लोकल वीनस रिटर्न जो है उसमें भी असिस्टेंस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मसल जो हैं वो उनके पंपिंग एक्शन की वजह से उनका जो वीनस रिटर्न है लोकल उसमें भी असिस्ट करेंगे। तीसरा प्रिंसिपल हमारे पास ये है कि जो रेंज ऑफ मूवमेंट है उन जॉइंट्स की जो इमोबलाइज कर दिए गए हैं या इमोबलाइज हो गए हैं पैरालिसिस की वजह से, और उनकी एक्सटेंसिबिलिटी जो है उसको मेंटेन रखना है। कैसे मेंटेन करेंगे? पैसिव एक्सरसाइज करवाएंगे। अब फाइबर्स टिश्यूज़ जो हैं जिसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? चीज़ें आती है मसल की, लिगामेंट्स ऑफ जॉइंट्स, फेशिया। ये अगर इनको हम प्रोलॉन्ग इमोबलाइज करेंगे तो अडॉप्टिव शॉर्टनिंग हो जाती है इनकी। अब इससे बचाने के लिए एक फुल रेंज मूवमेंट चाहिए होती है और प्रैक्टिस में जो है डेली दिन में 2 दफ़ा 2 फुल रेंज मूवमेंट चाहिए होते हैं ताकि इनकी अडॉप्टिंग शॉर्टनिंग से प्रिवेंट किया जा सके। और ऐसे मसल्स जो वर्क करते हैं एक से ज़्यादा जॉइंट पे उसको हमने जो है सेम टाइम पे स्ट्रेच करना है। जैसे रिस्ट ऑफ फिंगर फ्लेक्सर जो हैं इस केस में हमने क्या करना है? रिस्ट ऑफ फिंगर जो हैं उनको एक्सटेंड करना है एक ही मूवमेंट में। अगला प्रिंसिपल ये है कि हमने जो पैटर्न ऑफ मूवमेंट हम करवा रहे हैं उसको याद करवाना है, उसको स्टिमुलेट करना है पैसिव मूवमेंट के साथ, क्योंकि एक्टिव मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती क्योंकि मसल ऑलरेडी अडॉप्टिव शॉर्टनिंग में पेन वगैरह है, पैरालाइज हुआ हुआ है। क्योंकि मूवमेंट जो होती है उस ब्रेन के साथ एसोसिएट होती है, सेंसस स्टिमुलस जाता है फिर वहाँ से हायर सेंटर में ब्रेन में जाता है, उसने रिस्पॉन्ड करना मूवमेंट करवानी है। अब वोलेंटरी मूवमेंट नहीं हो रही है तो हम पैसिव मूवमेंट करवाएंगे, एक ही मूवमेंट बार बार करवाएंगे तब तक जब तक उसका पैटर्न डेवलप नहीं हो जाता, याद नहीं हो जाता है और जब तक मोटर पाथवे जो है वो दोबारा इंटैक्ट नहीं हो जाता है। अब इस केस में जो हमने पैसिव मूवमेंट करवानी है वो कोशिश करनी है जितना नेचुरल पैटर्न हो सके वो फॉलो करना है। अगला प्रिंसिपल हमारे पास ये है कि स्ट्रेंथ एंड यूज़ ऑफ नॉर्मल मसल करनी इन एरिया मस्ट बी मेंटेन बाय रजिस्टेड एक्सरसाइज। अब उस एरिया में जो नॉर्मल मसल हैं उसको हमने उसकी स्ट्रेंथ कैसे मेंटेन करनी है? रजिस्टेड एक्सरसाइजेस के थ्रू। जैसे कि एक पर्सन जिसको एंटीरियर टिबियल पैरालिसिस है वो वॉक कर सकता है। कैसे? अगर हम उसको टो स्प्रिंग पहना देंगे तो वो वॉक कर सकता है और इसका एडवांटेज हमें ये भी मिलेगा कि वो पर्सन जो है वो अपने वर्क पे भी जा सकता है। डेट्स ऑल अबाउट फ्लैसिड पैरालिसिस। अब हम देखते हैं स्पास्टिक पैरालिसिस। स्पास्टिक पैरालिसिस क्यों होता है? क्योंकि अपर मोटर न्यूरॉन की लीजन्स हो जाती है। अब इसमें मसल जो हैं वो क्या होता है? हाइपरटोनिक हो जाते हैं।
और वॉलंटरी उनकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होती है। लेकिन इस केस में वेस्टिंग नहीं होती, जबकि फ्लैसी के केस में वेस्टिंग हो सकती है। अब जब भी लिंब या सेगमेंट बॉडी का लॉक हो जाएगा तो क्या होगा, वहाँ सर्कुलेशन जो है वो इम्पीड हो जाएगी, रुकावट आ जाएगी और मसल और जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर जो है बन जाएंगे टाइम के साथ साथ। हमारे ट्रीटमेंट का एम ये है कि हमने मूवमेंट इनिशिएट करनी है, नॉर्मल जॉइंट रेंज और नॉर्मल मसल एक्सटेंसिबिलिटी जो है वो हमने क्या करना है, मेंटेन रखनी है और सेम टाइम पे सर्कुलेशन जो है उसको भी इम्प्रूव करना है। लिम्ब जो है वो इमोबाइल रहेगा, वॉलंटरी कंट्रोल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्पैज़म हुआ है, वहाँ जो है किसी भी किस्म के मूवमेंट से प्रोटेक्ट करेगा। रिफ्लेक्स मूवमेंट जो है वो हम कैसे इनिशिएट करवाएंगे, हम प्रोपायोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन टेक्निक यूज़ करेंगे ताकि हम हमारे रिफ्लेक्स मूवमेंट को शुरू करवाएं। जैसे स्ट्रेच स्टिमुलस जो है स्ट्रेच करवाएंगे, साथ उसको कमांड देंगे कि वो वॉलंटरली जो है वो एफर्ट करे। जैसे कि उसको कहेंगे स्ट्रेचिंग करें, साथ ही हम उसको कमांड देंगे, इन दोनों चीज़ों को मिला के फिर उसको कहना है कि वॉलंटरली एफर्ट करें। और कोई भी वॉलंटरली कंट्रोल ऐसा हमने सिखाना है जो परमानेंट रिडक्शन करवा दे स्पैज़म की और वो उसको पैटर्न डेवलप कर ले। उसके अलावा कंट्रोल सस्टेन पैसिव स्ट्रेचिंग जो है वो भी स्पैज़म को इनहिबिट कर सकती है। उसके अलावा एक्टिव और पैसिव मोबिलाइजेशन भी हेल्पफुल होते हैं, या फिर हम मसाज कर सकते हैं या आइस के साथ उसको ट्रीट कर सकते हैं ताकि वहाँ स्पैज़म कम हो जाए, मूवमेंट करना ईजी हो जाए। इन प्राइमरी लीजन ऑफ मसल टिश्यू, अब इस केस में क्या होता है, लॉस ऑफ पावर अरेस्ट नहीं की जा सकती, बल्कि टेम्पररी जो है हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। कैसे इम्प्रूवमेंट करेंगे, उन फाइबर्स का यूज़ करना है जो स्टिल फंक्शन है, तभी हमें जो है टेम्पररी इम्प्रूवमेंट मिलेगी। डिस्यूज ट्रॉफी में उन्होंने ये बताया हुआ है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिजीज़ जैसे कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं है तो मसल ट्रॉफी को डिसयूज़ की वजह से प्रिवेंट कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। किस तरह, स्ट्रॉन्ग एंड फ्रीक्वेंट कॉन्ट्रैक्शंस करवानी है रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। एक्सरसाइज जो है वो हमने जितनी उसकी लिमिट है उसके अंदर अंदर करवानी है, लेकिन स्किल के साथ करवानी है। और किसी भी टाइप का एक्टिव वर्क जो भी सूटेबल हो वो हमने करवाना है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि राइट मसल जो है उनको एक्टिव करना है ताकि उनकी जो नॉर्मल मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस जो है वो मेंटेन रहे या इम्प्रूव रहे। उसके अलावा हम मैनुअल रेजिस्टेंस के साथ एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं अर्ली स्टेजेस में ताकि कॉन्ट्रैक्शन पेन फ्री रहे, सेटिस्फैक्टरी रहे, हमें आइडिया हो जाए कि पेशेंट की कितनी कैपेसिटी है एक्टिविटी के लिए, और जो एक्सरसाइज पेशेंट ने खुद प्रैक्टिस करनी है उसके बारे में उसको सही से हमने जो इंस्ट्रक्शन दे देनी है। पेशेंट अच्छे से समझ लेना है और उसका जो है कोऑपरेशन उतना ही ज़रूरी है, उसकी एफर्ट उतनी ही ज़रूरी है ताकि हमारी रिजीम जो है वो एक्सरसाइज जो सक्सेसफुल हो जाए। इसके लिए हम एक स्लोगन यूज़ करते हैं, 5 मिनट्स एवरी आवर। अगर उसका कॉपरेशन डाउटफुल है या वो वॉलंटरी एफर्ट नहीं कर सकता या कम आ रही है तो उसको कांस्टेंट सुपरविजन चाहिए या उसको हम इंडिविजुअली ट्रीट करेंगे। और जब जब कभी पॉसिबल हो पेशेंट जो है उसने अपना नॉर्मल वर्क कंटिन्यू करना है। जब ये पॉसिबल ना हो ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ जो हैं वो करवा सकते हैं, कुछ सूटेबल गेम्स को करवा सकते हैं या सूटेबल स्पोर्ट्स शुरू करवा सकते हैं, लेकिन वो भी हमने सुपरविजन में करवाना है और किसी भी किस्म के ट्रिक मूवमेंट होने से डेवलप करना है। जैसे फॉल्टी वॉक, डेवलपमेंट ऑफ फॉल्टी पैटर्न ऑफ वॉकिंग इन ऑर्डर टू मूव रैपिडली। अब जल्दी जल्दी चलने के लिए हम क्या करते हैं, हम फॉल्टी वॉकिंग पैटर्न डेवलप कर लेते हैं। ये ट्रिक मूवमेंट है ताकि उसको पेन वगैरह कम हो जाए और ईजीली वो मूव कर सके। तो पेशेंट क्या करता है, ट्रिक मूवमेंट करता है, इसको हमने अवॉइड करना है। और जो रोमेटॉइड के केस में वेस्टिंग होती है वो सिर्फ डिसयूज़ की वजह से नहीं होती है। हम उस केस में क्या करेंगे, हम पेन फ्री रेंज में आइसोमेट्रिक मसल वर्क करवाएंगे ताकि ट्रॉफी से प्रिवेंट कर सकें और उसको फंक्शनल एक्टिविटीज़ के लिए भी हेल्पफुल होती है ये। फिर है हमारे पास इनिशिएशन ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। अर्ली एजुकेशन हमने क्या करनी है, देखो जो डीनर्वेटेड मसल होते हैं वो कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते हैं, उसको जो है हम इलेक्ट्रिकल मीन्स से जो है वो स्टिमुलेट कर सकते हैं। इनोवेटेड मसल जो होते हैं नॉर्मल होते हैं, कोई भी उन पर एक्टिविटी होगी वो कॉन्टैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वही सिर्फ वही ज़रिया होती है जिससे मसल जो है अपना नॉर्मल फंक्शन रीगेन कर सकते हैं। इसलिए जितना जल्दी पॉसिबल हो पैरालिसिस के मसल्स को हमने स्टिमुलेट करवा के उनसे जो है एक रिस्पॉन्स लेना है। अब लियन जो है वो पैरालिसिस भी कॉज कर सकती है, इनएक्टिविटी भी कॉज कर सकती है और दोनों केसेस भी कॉज कर सकती है। इसमें क्या होगा, थ्रेशोल्ड एक्टिविटी जो है एक्साइटेबिलिटी एंटीरियर हॉर्न सेल की इंक्रीज़ कर जाएगी और लियन का एक्यूट फेज जो है वो गुजर गया तो रीएक्टिवेशन जो होती है मोटर यूनिटी वो पॉसिबल सिर्फ तभी होती है अगर परमानेंट डैमेज नहीं हुआ है। अगर परमानेंट डैमेज हुआ है तो हम मोटर यूनिट को कभी भी रिएक्टिव नहीं कर सकते हैं। एंटीरियर हॉर्न सेल जो होता है डिफ़िकल्ट होता है उसको स्टिमुलेट करना, इसलिए इसका थ्रेशोल्ड जो है इंक्रीज़ करते हैं और ये अक्सर जो नॉर्मल स्टिमुलेशन लेवल होता है उससे रिस्पॉन्ड नहीं करता। इस केस में हम क्या करते हैं, उसको नॉर्मल से ज़्यादा स्टिमुलेशन देते हैं ताकि वो रिस्पॉन्ड करे।
अब जब भी हम एंटीरियर हॉर्न सेल जो है उसको स्टिमुलेट करेंगे, वो इम्पल्सिव डिस्चार्ज करेगा मसल फाइबर में, और मसल फाइबर रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, कॉन्टैक्ट करके। एक सिंगल डिस्चार्ज ऑफ इम्पल्स की वजह से मसल ट्विच होता है, लेकिन अगर बार बार जो है वो उसको डिस्चार्ज देते रहेंगे तो सबमिशन हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो सस्टेन रहेगी। अब हमने मेजर्स कौन से करने हैं ताकि हम शुरू करवा सकें कॉन्ट्रैक्शन या उसको इनिशिएट करवा सकें। वार्मथ होना चाहिए, जो एरिया है वो वार्मथ होना चाहिए। मॉडरेट वार्म जो है वो क्वालिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंप्रूव कर देती है। इस केस में हमारा मेथड चॉइस ये होता है कि जो उस एरिया के अनअफेक्टेड मसल्स हैं उनको हमने एक्टिव एक्सरसाइज करवानी है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के अगेन। तो क्या होगा, वो पूरा एरिया जो है वार्मथ हो जाएगा और फिर हम कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट करवा सकते हैं। फिर है स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन में ये कि जो बोन ऑफ रीजन है अफेक्टेड मसल का, उसको हमने स्टेबल करना है ताकि हम जो हैं वो कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट करवा सकें। और जब कभी पॉसिबल स्टेबलाइजेशन हम कैसे अचीव कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग सिनर्जिस मसल जो है उनकी आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे मैक्सिमम रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, तो हमें जो है स्टेबलाइजेशन भी मिल सकती है। अगली चीज़ है ग्रिप या मैनुअल कॉन्टैक्ट। अब इसमें हम फिजियोथेरेपिस्ट अपना हैंड भी यूज़ कर सकता है और हम जो हैं जिस डायरेक्शन में मूवमेंट करवानी है उस डायरेक्शन में प्रेशर देंगे और ये सेंसरी स्टिमुलेशन भी देगी पेशेंट को। अगला है स्ट्रेच। स्ट्रेस में ये है कि मसल स्पिंडल जो है उसको स्टिमुलेट करेंगे तो रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन मिलेगी उस मसल की, लेकिन इस केस में रिफ्लेक्स आर्क जो है वो सही होगा तो हमें रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन मिलेगी, अदरवाइज नहीं। जो हमारा अफेक्टेड मसल है उसकी जितनी रेंज है एक्सटेंडेड, उसके अंदर ही हम कंट्रोल स्ट्रेचिंग करवाएंगे। उसके बाद पेशेंट को कहेंगे कि अपनी मैक्सिमम एफर्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्शन में डालें। हम क्या बोल सकते हैं, नाउ स्ट्रेच पुल लेट इट मूव। मसल जो है उसको के सारे कंपोनेंट्स को हमने मूव करना है और जितना ज़्यादा स्ट्रेच एक्यूरेट होगा उतना ही ज़्यादा इफेक्ट हमें मिलेगा, अच्छी जो है कॉन्ट्रैक्शन मिलेगी। अगर प्रोलॉन्ग स्ट्रेचिंग है या वो स्ट्रेचिंग नहीं कर पाता है तो ये शॉर्टन कर देगी या फिर बिल्कुल इनहिबिट कर देगी कॉन्ट्रैक्शन को। इसलिए जो कमांड जो वॉलंटरी एफर्ट की है वो ब्रीफ होनी चाहिए, फोर्सफुल होनी चाहिए और स्ट्रेस रिफ्लेक्स के साथ उसकी टाइमिंग मैच करें। और स्ट्रेस रिफ्लेक्स जो है उसको हमने सेवरल टाइम्स जो है एक क्विक सेक्शन में अप्लाई करना होता है, रिपीट करना होता है शॉर्ट रेस्ट पीरियड के बाद, जब तक हमें सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। कुछ मसल जो होते हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं स्ट्रेच रिफ्लेक्स को लेंथन रेंज में, जैसे ट्राइसेप हो गया। एक बार जो है कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट हो गई तो मसल स्ट्रेंथनिंग हमने कंटिन्यू करनी है तब तक जब तक नॉर्मल फंक्शन रिस्टोर नहीं हो जाता है। अगला इसका मेथड है इरेडिएशन का। इरेडिएशन में उन्होंने ये बताया है कि जो हमारा अफेक्टेड मसल है उसकी कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑपोजिट लिम्ब जो है उसको हम फंक्शनल मूवमेंट करवाते हुए रेजिस्टेंस देंगे और इस तरह वो हेल्प करेगा कि अफेक्टेड मसल जो है उसकी कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट हो सके। या दूसरा मेथड हम ये कर सकते हैं, देखो मसल्स ग्रुप में वर्क करते हैं तो जो उस अफेक्टेड मसल की कोऑर्डिनेटेड मसल है वो स्ट्रांग होगा। ज़रूरत नहीं कि जो अफेक्टेड मसल उसके साथ वाले जो कोऑर्डिनेटेड मसल हैं वो भी वीक हो। तो हमने क्या करना है, हमने उन स्ट्रांग मसल्स को टारगेट करना है, उनको जो है एक्टिविटी करवानी है और उनको जो है रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करवाना है। ये भी वीकेंड मसल की कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट करवा सकती है। जैसे कि ईटिंग पैटर्न इन्वॉल्व लाइक ऑफ शोल्डर, एल्बो, रिस्ट एंड फिंगर। हम क्या करेंगे, हम शोल्डर को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देंगे, रिस्ट को और फिंगर फ्लेक्सर्स को ये स्टिमुलेट कर देगा एल्बो के कि उसने कांटेक्ट करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।